નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયની તારીખ 18/4/2023 ને મંગળવારના રોજ જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2023 એટલે કે વાર્ષિક પરીક્ષા 2023 લેવાવાની છે તેનું જે મોડલ પ્રશ્નપત્ર છે કે જે બ્લુ પ્રિન્ટના આધારે આપણે તૈયાર કરેલું છે, જેની અંદર મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો આપણે મૂકેલા છે, ખૂબ જ ઉપયોગી છે। અંત સુધી અભ્યાસ કરજો જેથી કરીને પરીક્ષામાં સારામાં સારા માર્ક્સ તમે પ્રાપ્ત કરી શકો, જેનો સમય છે સવારે 8 થી 11 એટલે કે 3 કલાકનો અને કુલ ગુણ છે 80। तो જોઈએ प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए, જેના कुल 12 मार्क्स है। एमा पहलो सवाल, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव डायरी के रूप में लिखिए। तो જોઈએ उत्तर, आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ में अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वो संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आया हूँ। ત્યાર પછી બીજો સવાલ, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? तो જોઈએ उत्तर, बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है, उन्हें अपनी हानि की नहीं गरीबों के नुकसान की चिंता है। ऐसे उच्च विचारों वाले पुरुषों को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया, उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, आप अपनी पाठशाला से किस यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। જોઈએ उत्तर, पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास आयोजन किया गया था। प्रवास में हम 60 विद्यार्थी और 4 शिक्षक थे। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम वहाँ के परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाइयाँ थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहाँ बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीपें और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटलों और यात्री आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले से ही आरक्षित एक होटल में उतरे। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहाँ की कला देखकर हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। उनकी नक्काशी और शिल्पी बारीकी देखकर अगले दिन हमने टोल रॉक और पोलो ग्राउंड देखा। फिर हम विशिष्टाश्रम गए। अचलगढ़ पर स्थित भर्तृहरि की गुफा देखी। हम अर्बुदो देवी के मंदिर भी गए। वहाँ के ऊंचे विशाल घंट को बजाया और उसकी मधुर ध्वनि का आनंद लिया। हमने वहाँ के ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की भी मुलाकात ली। हम वहाँ 3 दिन रहे। सब ने मिलकर खूब आनंद किया। उस प्रवास की यादें अभी तक मेरे मन में संग्रहित है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ચોથો સવાલ, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो જોઈએ उत्तर, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने की लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, સહી વિકલ્પ ચुनकर उत्तर
दीजिए, જેના કુલ 5 માર્ક્સ છે। એમાં પહેલો સવાલ, निम्नलिखित वाक्यों में से भूतकाल का वाक्य पहचानिए। तो जवाब आवश्य विकल्प बी, मैं खेलता था। बीजू, हम अहमदाबाद जाएंगे, वाक्य का काल पहचानिए। तो जवाब आवश्य विकल्प सी, भविष्यकाल। चलो ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल का वाक्य पहचानिए। तो जवाब आवश्य विकल्प डी, मैं सैनिक बनूंगा। चौथों, निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल का वाक्य पहचानिए। तो जवाब आवश्य विकल्प सी, आज स्कूल में छुट्टी है। ત્યાર પછી પાંચમો સવાલ, मैं पूरी लगन से पढ़ूंगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो जवाब आवश्य विकल्प बी, भविष्यकाल। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3, आपके जन्मदिन पर उपस्थित रखने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। જેના કુલ 10 માર્ક્સ છે। તો સર્વપ્રથમ તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણે એડ્રેસ લખવું પડશે। તો અહીંયા છે 90 બુધનગર સોસાયટી, લિંબાયત, સુરત 394210। 8 अगस्त 2011, प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। ત્યાર પછી હવે પત્ર શરૂ થશે। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। प्रश्न नंबर 4, उपसर्ग लगाकर नया शब्द लिखिए। જેના કુલ 3 માર્ક્સ છે। આધાર, તો એને ઉપસર્ગ આપણે લગાડીએ નીર, તો અહીંયા શબ્દ બની જશે નીર વત્તા આધાર એટલે કે નિરાધાર। દિન, તો એની આગળ આપણે પ્રતિ ઉપસર્ગ લગાવીએ તો અહીંયા બનશે પ્રતિદિન। તો અહીંયા આપણો જવાબ થઈ જશે, એટલે કે નવો વાક્ય શબ્દ બની જશે પ્રતિદિન। ત્યાર પછી ત્રીજું છે દોષ, એને આપણે ઉપસર્ગ લગાડીએ નીર, તો અહીંયા વાક્ય શબ્દ બનશે આપણું નિર્દોષ। ચાલો ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 ब, प्रत्यय लगाकर नया शब्द लिखिए। सम, तो सम वत्ता त्व, तो समत्व। પછી છે સમાજ, તો સમાજ વત્તા ઈક એટલે કે સામાજિક। મુખ, તો મુખ વત્તા ઈક એટલે કે મૌખિક। અને દોષ એટલે કે દોષ વત્તા ઈ એટલે દોષી। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त अवयव और उसका प्रकार लिखिए। जो संजय और निकुल गांधीनगर गए, तो અહીંયા और છે, और એ સમુચ્ચ બોધક અવયવ થશે। ત્યાર પછી બીજું, વાહ કિતના સુંદર પર્વત, તો અહીંયા વાહ એ વિસ્મયાદિ બોધક અવયવ થશે। ત્રીજું, રમેશ કમ બોલતા है, તો અહીંયા કમ એ ક્રિયા વિશેષણ અવયવ થશે। ચોથું, मनीषा के साथ मानसी भी खेलने गई, तो અહીંયા के साथ એ સંબંધ બોધક અવયવ થશે। પાંચમું છે, नेहा प्रतिदिन पाठशाला जाती है, तो प्रतिदिन એ ક્રિયા વિશેષણ અવયવ થશે। ચાલો ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। જેના કુલ 4 માર્ક્સ છે। તો સાગર, કલા, રોશની અને માલતી, તો એને આપણે ક્રમમાં ગોઠવીએ તો આ પ્રમાણે થશે, કલા, માલતી, रोशनी और सागर। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। शेर, तो शेरनी, तो वाक्य थशे, शेरनी जंगल में रहती है। धोबी, तो धोबीन, नदी किनारे धोबीन कपड़े सुखा रही थी। ત્યાર પછી ત્રીજું છે दास, तो दासी, तो वाक्य बनशे, दासी रानी का कमरा साफ कर रही है। चौथું છે लेखक, तो लेखिका, तो वाक्य बनशे, लेखिका ने नवलकथा लिखी। बूढ़ा, तो बुढ़िया, तो वाक्य बनशे, साइकिल वाला बुढ़िया से टकराया। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में हिंदी में अनुवाद, मातृभाषा में से हिंदी में अनुवाद कीजिए। જેના કુલ 6 માર્ક્સ છે। તો અહીંયા માતૃભાષામાં આપણને એક ફકરો, એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે, જેને આપણે હિન્દીમાં અનુવાદ કરીએ તો કંઈક આ પ્રમાણે થશે। જો, एक अच्छी किताब जैसा कोई दोस्त नहीं होता, वो हमारा सही मार्गदर्शन करती है। यह हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छी किताबें हमें समता के साथ खुशी से जीने की ताकत देती है। अच्छी किताबें पढ़ने से हमें साहस, वीरता, दया, प्यार, क्षमा जैसे गुणों का विकास होता है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8 બ, निम्नलिखित परिच्छेद का
हिंदी में से मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, जेना कुल 6 मार्क्स है। तो हिंदीमांथी मातृभाषामां આપણે આ પ્રમાણે અનુવાદ કરી શકીએ। જુઓ, બાબાજી પણ માણસ હતા, બીજાના મુખમાંથી પોતાની વસ્તુના વખાણ સાંભળવા તેનું હૃદય તે અધીરું થઈ ગયું। ઘોડો બહાર કાઢવામાં આવ્યો, ઘોડું વાયુ વેગે ઉડવા લાગ્યો, ઘોડાની ચાલ જોઈને તેને ઈર્ષ્યા થવા લાગી। તે એક ડાકુ હતો અને તેને ગમતી વસ્તુ પર તે પોતાનો હક માનતો હતો। તે શક્તિશાળી હતો અને તેની પાસે માણસો પણ હતા। જતી વખતે તેણે કહ્યું, બાબાજી, હું આ ઘોડાને તમારી પાસે રહેવા નહીં દઉં। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9 રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની લીખીએ, જેના કુલ 7 માર્ક્સ છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને 2-3 લીટી આપવામાં આવેલી છે અને એના ઉપરથી આખી જે કહાની છે તે આપણે પૂરી કરવાની છે। તો અહીંયા જે આપણને વાક્યો આપેલા છે, જે મુદ્દાઓ આપેલા છે, મુદ્દાના આધારે જોઈએ આપણે કહાની। किसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था। वह जितना अमीर था उतना ही कंजूस भी था। अपने धन को सुरक्षित रखने का उसने एक अजीब तरीका निकाला था। उसने अपने खेत में एक पेड़ के नीचे गुप्त गड्ढा बना रखा था। वह धन से सोना खरीदता और फिर उस सोने को लगाकर उसके चौकर टुकड़े बनाकर उस गड्ढे में डाल देता था। रोज नियम पूर्वक खेत पर जाना और उस गड्ढे को खोलकर सोने के टुकड़ों की गिनती करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। इस तरह वह सुनिश्चित करता था कि उसका सोना सुरक्षित है। एक दिन एक चोर ने उस कंजूस आदमी को गड्ढे में से सोना निकालकर गिनते हुए देख लिया। वह छुपकर उसके जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही कंजूस आदमी गया, वह गड्ढे के पास पहुंचा और उसमें से सोना निकालकर भाग गया। अगले दिन जब कंजूस आदमी खेत में गड्ढे के पास पहुंचा तो सारा सोना गायब पाकर रोने पीटने लगा। उसने रोने की आवाज़ वहां से गुजरते एक राहगीर के कानों में पड़ी तो वह रुक गया और उसके पास आया। उसने कंजूस आदमी से रोने का कारण पूछा तो सारा सोना गायब पाकर रोने पीटने लगा। उसके रोने की आवाज़ वहां से गुजरते एक राहगीर के कानों में पड़ी तो वह रुक गया और उसके पास आया। उसने कंजूस आदमी से रोने का कारण पूछा तो कंजूस आदमी बोला, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, कोई मेरा सारा सोना लेकर भाग गया। अब मैं क्या करूं? सोना किसने चुराया, कब चुराया? राहगीर आश्चर्य में पड़ गया। पता नहीं चोर ने कब इस गड्ढे को खोदा और सारा सोना लेकर 9-2-11 हो गया। मैं जब यहाँ पहुँचा तो सारा सोना गायब था। कंजूस आदमी बिलखते हुए बोला, गड्ढे से सोना ले गया, तुम अपना सोना यहाँ इस गड्ढे में क्यों रखते थे? अपने घर पर क्यों नहीं रखते थे? वहाँ जरूरत पड़ने पर तुम उसका आसानी से उपयोग कर सकते थे। राहगीर बोला, घर पर रखता तो वह घर वालों की नज़र में आ जाता और किसी न किसी ज़रूरत में ज़रूर खर्च हो जाता। यही सोचकर मैं उसे सबकी नज़रों से दूर इस गड्ढे में सहेज कर रखता था और हमेशा रखता, यदि वो चोर उसे चुरा कर नहीं ले जाता। कंजूस आदमी बोला। उसकी बात सुनकर राहगीर ने जमीन से कुछ पत्थर उठाए और उन्हें उस गड्ढे में डालकर बोला, यदि ऐसी बात है तो इन पत्थरों को गड्ढे में डालकर गड्ढे को वापस ढक दो और कल्पना करो कि यही तुम्हारा सोना है, क्योंकि इनमें और तुम्हारे सोने में कोई अंतर नहीं है। ये भी किसी काम के नहीं है और तुम्हारा सोना भी किसी काम का नहीं था। उस सोने का तुमने कभी कोई उपयोग ही नहीं किया, नहीं करने वाले थे, इसलिए उसका होना न होना बराबर है। प्रश्न नंबर 10 अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए, जेना कुल 6 मार्क्स है। तो अहींया તમે જોઈ શકો છો કે તમને એક કહાની, અધૂરી કહાની આપવામાં આવેલી છે અને આપણે પૂર્ણ કરવાની છે। તો જોઈએ, एक दिन निखिल के पिताजी कुछ काम से बाहर गए थे। वह अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। आधी रात को जब उसकी नींद उड़ गई तो देखा घर में चोर घुसे हुए थे। तिजोरी से गहने चुरा रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद निखिल को उपाय सूझा। निखिल के पास मोबाइल था। उसने अपने मित्र को संदेश भेजा। मित्र ने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। मित्र के पिता ने बिना देर किए मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ आ निखिल के मकान को चारों तरफ से घेर लिया। चोर घबरा गए। गहने वहीं छोड़कर उन्होंने भाग निकलने की कोशिश की, पर लोगों ने उन्हें घर दबोचा। पुलिस को भी सूचित कर दिया गया। फौरन पुलिस की जीप भी आ पहुंची। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस प्रकार निखिल की सूझबूझ से गहने बच गए और चोर पकड़े गए। पुलिस कमिश्नर ने सूझबूझ से काम लेने के लिए निखिल की सराहना की।
प्रश्न नंबर 11, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जेना कुल 8 मार्क्स है। मेरा देश, तो मेरा देश विषय जो निबंध है ते અહીં તમને આપવામાં આવેલો છે સ્ક્રીન ઉપર, તમે જોઈ શકો છો અથવા તો તમારી નોટબુકમાં તમે લખી શકો છો। તો આ મેરા દેશ વિષયનો જે નિબંધ છે તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી બીજો નિબંધ, અહીંયા જે મોસ્ટ આઈએમપી નિબંધ છે તે સ્વચ્છતા વિષયનો નિબંધ છે, જે પણ અહીં તમને આપવામાં આવેલો છે। તો આ સ્વચ્છતા નિબંધ જે છે તે પણ અહીં તમને આપેલો છે, તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો। તો આ પ્રમાણે સ્વચ્છતા નિબંધ આપણે લખી શકીએ। ત્યાર પછી ત્રીજું છે મેરા પ્રિય નેતા, તો જે મેરા પ્રિય નેતા છે એ નિબંધ પણ અહીં તમને આપેલો છે, સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ શકો છો। આ પ્રમાણે આ નિબંધ જે છે તે આપણે લખી શકીએ। નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ વિશે અહીં આપણે આ નિબંધ લખ્યો છે, તમે બીજા કોઈ નેતા વિશે પણ જો ધારો તો લખી શકો છો। દોસ્તો, ફરી મળીશું આપણે એક નવા વિષયના પ્રશ્નપત્રના મોડલ પ્રશ્નપત્રના બ્લુપ્રિન્ટ આધારેનું જે પ્રશ્નપત્ર છે તેના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। આપણી આ ચેનલ ઉપર બધા જ વિષયના જે પ્રશ્નપત્ર છે તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મુકાઈ ચૂક્યા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। તો આ વિડીયો તમારા દોસ્તો અને મિત્રો સુધી પણ જરૂરથી શેર કરજો, જેથી કરીને તેઓ પણ આ પ્રશ્નપત્રનો અભ્યાસ કરી શકે અને પરીક્ષામાં સારા ગુણ પ્રાપ્ત કરી શકે।